हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग देखेंगे आज समास। इसके पूर्व के वीडियो में हमने संधि देखा था, जिसमें ये बताया गया था कि संधि क्या है, तो दो अत्यंत संयोजी वर्णों का मेल है। लेकिन समास उससे थोड़ा सा दूसरा है। समास में दो पदों का मेल होता है, यानी कि जब दो पद आपस में मिलते हैं, अपने कारक और अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके जब दो पद आपस में मिलते हैं और एक नया समस्त पद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो जब दो पद कैसे मिलते हैं, जैसे देखिए उनके कारक और विभक्ति चिन्ह कैसे लोप होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये पद लिखे हुए हैं राजा का पुत्र। पहला ये पद लिखा है राजा, फिर ये का और ये पुत्र। राजा और पुत्र में इसका ऐसा एक शब्द का के द्वारा जो है, ये इसका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इसके द्वारा इन दोनों में संबंध बतलाया जा रहा है कि पुत्र किसका है, राजा का है। तो हम जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा राजपुत्र। इसको राजपुत्र कहेंगे, राजा का पुत्र, यानी कि ये हो गया राजपुत्र। यानी कि अब का क्या हो गया, इसमें ये इस शब्द का लोप हो गया। इस तरीके से ये समस्त पद बना, यानी कि राजपुत्र। उसी तरह से राष्ट्र का पति या राष्ट्र का मालिक, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। ये है राष्ट्रपति। इसमें का चिन्ह का जो है कि ये लोप हो गया, यानी कि ये अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके और ये दोनों पर आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाता है। उसी तरह से ये है जैसे ठीक बीच में, यहाँ पर देखिए ठीक बीच में, यानी कि ये इसका एक क्या है, विभक्ति चिन्ह है में। तो इसको हम लिख सकते हैं बीचों बीच। एक शब्द होता है बीचों बीच, यानी कि बिल्कुल मध्य में। तो ये क्या हो गया कि इस अपने इस चिन्ह को छोड़ दिया और इस तरीके से बीचों बीच एक शब्द बन गया। इसी तरह से है हाथ और पैर। तो हाथ और पैर क्या है, इसमें ये और के द्वारा ये दोनों शब्द आपस में मिल रहे हैं, हाथ पैर, हाथ और पैर। तो इसको जब ये इसका लोप होगा तो ये क्या हो जाएंगे, हाथ पैर एक शब्द होता है। तो इस तरीके से ये जो शब्द बने, ये सब क्या हैं, समस्त पद हैं, और यानी कहेंगे कि ये समास हो रहा है यहाँ पे। अब इसके भेदों की बात करें, समास के कितने भेद हैं, तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन है, जैसे पहला अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास है, इसी तरह से तीसरा अगर देखें द्वंद्व समास, फिर चौथा है बहुब्रीहि समास, ये चौथा है, तीसरा द्वंद्व है, चौथा बहुब्रीहि है। अब इसमें है ना, ये आपने देखा यहाँ पे तत्पुरुष समास के विषय में। तो तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, तत्पुरुष समास जो है उसके 2 भेद होते हैं। जैसे 4 हो गए और तत्पुरुष के 2, यहाँ से तत्पुरुष समास के 2 होते हैं। पहला एक कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। यानी कि इस तरीके से समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कुल कितने भेद, 6 भेद। अब उसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबके विषय में पढ़ेंगे कि समास के जो 6 भेद हैं कौन कौन हैं। तो पहला उसका जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, इसके विषय में देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है, तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय जानते हैं कि हिंदी का एक पद है जिसका अर्थ कभी नहीं बदलता है और उसका अर्थ हमेशा जो है कि निश्चित रहता है, वो एक ही अर्थ देता है हमेशा। तो उसमें अव्ययी भाव में क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। इसको ऐसे भी संस्कृत में भी इसको कहते हैं पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। तो इसका ये एक सूत्र है संस्कृत के लिए, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। इसका पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। जैसे अव्यय कैसे, जैसे उप शब्द लगा रहेगा, ये उप का मतलब क्या होता है, निकट या नज़दीक। तो ये पहले अगर लगा रहेगा जिस शब्द में, समझिए कि वो अव्ययी भाव है। यथा लगा रहेगा, और यथा का मतलब होता है के अनुसार, ये या के जैसा। इसी तरह से एक इसमें और शब्द होता है अनु, भी आप जोड़ सकते हैं, अनु भी अगर शब्द लगा रहे तो इसका मतलब है कि वो ये क्या है कि अव्ययी भाव है। आ लगा रहता है किसी शब्द में तो भी एक ही प्रकार का एक निश्चित अर्थ होता है। इसी तरह से प्रति लगा रहे तो ये इसकी पहचान है कि इन सभी शब्द जो है कि अगर लगे रहेंगे ये सभी शब्द पहले, तो अव्ययी भाव होगा। इसके अलावा एक और भी उसका तरीका है पहचानने का कि जो 2 पद होते हैं वो मतलब 2 बार रिपीट किए रहेंगे। अभी बताते हैं आगे। इसमें देखिए जैसे यथाशक्ति है, यथाशीघ्र, उपवन का मतलब हुआ जो वन के नज़दीक हो, वन के जैसा उपवन हो गया। उपगंगा यानी कि गंगा के नज़दीक, गंगा के समीप कहते हैं उसको। इसी तरह से एक शब्द यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ आजीवन, आ लगा हुआ है, आजीवन यानी कि जीवन भर या जीवन तक। आजन्म यानी कि जन्म भर। तो ये देखिए ये आ है, ये सब जो है कि ये होंगे ये अव्ययी भाव। प्रति लगा हुआ है, प्रतिदिन यानी कि
प्रत्येक दिन। इसी तरह से एक शब्द हो जाएगा यहाँ पे अनुरूप, अनुरूप एक शब्द हो जाएगा। तो ये जो है कि अनु लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब इसके बाद बता रहे थे कि जैसे कि ये जो शब्द हैं कि जो एक ही शब्द 2 बार रिपीट करता है, जैसे हर रोज़ लिखा हुआ है यानी कि रोज़ रोज़। इसी तरह से हाथों हाथ है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हर रोज़, ये भी क्या है कि हर रोज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि रोज़ रोज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रोज़ रोज़। तो रोज़ रोज़ एक शब्द होता है, इसको रोज़ रोज़ नहीं बोलकर हम लोग हर रोज़ बोलते हैं। इसी तरह से हाथों हाथ, यानी कि हाथ हाथ में जो काम होता है उसको हाथों हाथ कहते हैं, यानी कि दोनों शब्द एक ही साथ रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। लेकिन इस समय जब इसी का क्रम एक आगे जब समास पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि जब 2 शब्द आएँ और दोनों अलग अलग आएँ तो वो हो जाता है, वो द्वंद्व हो जाएगा। तो अभी आगे के वीडियो मिलेगा वो। रातों रात, यानी कि रात रात में, इसको कहते हैं रातों रात। यहाँ दोनों शब्द एक साथ आ रहा है। बीचों बीच, यानी कि बीच बीच में जो है उसको बीचों बीच कहेंगे। एक है पेट भर, यानी कि भर पेट। ये शब्द जो है, ये ऐसी इस तरह के जो पद आएंगे वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब तत्पुरुष समास के विषय में। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास, जो समास का दूसरा जो भेद है। तत्पुरुष समास को पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका परिभाषा है कि मतलब जिस समास में, इसमें ये रहता है कि जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता हो, यानी कि उत्तर पदार्थ प्रधान हो, इसका सूत्र है छोटा सा। तो जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे देखिए बाद वाले पद कैसे प्रधान होता है, जैसे ये है, जैसे मान लेते हैं जैसे राजपुरुष, यानी कि जो राजपुरुष में है, जो ये राज का मतलब राजा से है, और इसमें जब ये पुरुष लग जाता है तो अब इसका एक कुछ खास अर्थ हो जाता है। इस तरीके से राजपुरुष ये समास है। राजगृह, यानी कि राजा का जो गृह हो, राज का जो गृह हो, तो वो हो गया ये राजगृह, ये तत्पुरुष है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि देखिए इसमें अगर आप जब शब्दों को जब विग्रह कीजिएगा तो इसमें का, के और की, उसी तरह से में है, तो इस तरीके से, या उसमें जो से है, ये शब्द माने ये जो चिन्ह है, जो प्रमुख जो विभक्ति चिन्ह है, वो उसमें समझ में आ जाता है। जैसे अब इसमें का छुपा हुआ है, राजगृह यानी कि राजा का गृह, इसमें का है, इसका मतलब ये हो गया। कवित्री माने कविता से जिसका संबंध हो, कवित्री है, वो तत्पुरुष में है। चिड़ी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, जैसे इसमें को भी आएगा, देखिए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि जब आप इसको विग्रह करें शब्दों को, तो अगर उसमें का, के, की, में, से, को, इस तरह के जब शब्द बीच में छुपे हुए लगे तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। उसी तरह से देखिए चिड़ी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। रामायण क्या है, रामायण यानी कि राम का जो अयन है उसको रामायण कहते हैं, संधि से भी आप समझ सकते हैं रामायण। राष्ट्रपति, यानी कि इसमें राष्ट्र और पति के बीच में का छुपा हुआ है, राष्ट्र का पति, यानी कि इस तरीके से राष्ट्रपति क्या है, तो ये तत्पुरुष समास है। इसी तरह से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र का प्रेम या राष्ट्र से प्रेम, तो ये राष्ट्र प्रेम जो है तत्पुरुष हो गया। विद्यालय, विद्या का आलय, ये क्या है कि तत्पुरुष समास है, इसमें का छुपा हुआ है। देव भाषा, यानी कि देवताओं की जो भाषा है। लोकप्रिय, अब इसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है, लोकप्रिय किसको कहते हैं, जो लोगों में प्रिय हो उसको कहते हैं लोकप्रिय, यानी कि इसमें में छुपा हुआ है, यानी कि ये हो गया तत्पुरुष, में वाला चिन्ह आ रहा है इसमें। ये है पतझड़, माने पतझड़ में जो झड़ है उसको पतझड़ कहते हैं, या ये में है। इसमें देखिए चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण, सॉरी चरित्र निर्माण नहीं है, चरित्र चित्रण है। चरित्र चित्रण का मतलब क्या हुआ, किसी के चरित्र का चित्रण करना, यानी इसमें का छुपा हुआ है, तो ये तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से देखिए ग्रामवासी, ग्रामवासी किसको कहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उसको ग्रामवासी कहते हैं। इस तरीके से क्या है कि ग्रामवासी क्या हो गया कि तत्पुरुष समास है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, जैसे देखिए जन गण मन, यानी कि लोगों, जन गण मन, ये शब्द है, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, जन माने लोग होता है, जनगण यानी कि लोग। अब देखिए इस तरह से प्रतीक्षारत, प्रतीक्षारत का मतलब हुआ कि जो प्रतीक्षा में रत हो, प्रतीक्षा में जो लगा हो, किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसको कहेंगे प्रतीक्षारत। ये सब भी तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई का जो घर हो, रसोई घर हो गया। न्यायालय, यानी कि जो न्याय मिलता हो, न्यायालय, न्याय का जो आलय हो, यानी कि जो जहाँ न्याय होता है न्यायालय कहते हैं, और वो भी तत्पुरुष समास है। धनहीन, याद रखिए यहाँ पे से चिन्ह छुपा हुआ है, यानी कि जो धन से हीन हो उसको कहेंगे धनहीन, विद्याहीन, चरित्रहीन, ये सब इसमें आएगा।
कर्म कुशल, यानी कि कर्म में कुशल, जो कर्म में कुशल हो उसको कहेंगे कर्म कुशल। इसी तरह से आप एक और शब्द ले सकते हैं आचार निपुण। आचार निपुण का मतलब हुआ कि जो आचरण में निपुण हो उसको कहेंगे आचार निपुण हो गया। ये सब जो है कि तत्पुरुष है। अब इसके बाद से जो है अब हम देखेंगे इसका जो तीसरा फॉर्म है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें क्या होता है कि दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दोनों पद की जो साथ साथ जो दोनों शब्द आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हाथ पैर हो गया, हाथ पैर, ये जो है कि ये द्वंद्व समास है। माता पिता, यानी कि जो जनरली जो साथ साथ जो बोले जाने वाले शब्द हैं, माता पिता हो गया। उसी तरह से आजकल, ये सब जो है कि ये द्वंद्व समास में आएंगे। गौरी शंकर, जितने प्रकार के जो शंकर हैं, गौरी शंकर, रमा शंकर, उमा शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, सब इसमें आएंगे। तो ये सब जो है कि ये द्वंद्व समास है। उसी तरह से दिन रात, ये सब द्वंद्व समास है। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारे भेद हैं। जैसे देखिए इसमें अब सबसे बड़ी बात, इसका वही बात हम अव्ययी भाव में बता रहे थे कि अव्ययी भाव में क्या होता है कि दोनों जो शब्द होते हैं वो एक साथ आते हैं। जैसे दिनों दिन, रातों रात, तो एक ही शब्द है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है ना कि इसी तरह से इसमें दाल चावल, अब देखिए इसमें जो भी शब्द आ रहे हैं ये सब के सब क्या होंगे कि मतलब वो अलग अलग होंगे। जैसे हाथ पैर, अब हाथ हाथ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हाथ पैर, माता पिता, आजकल, गौरी शंकर, दिन रात, दाल चावल। उसी तरह से पति पत्नी, तो ये जो है कि ऐसे दिखाएगा। हाँ, तो ये शब्द जो हैं ये सब ये द्वंद्व समास के हैं। और तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देख लीजिए गंगा यमुना, ये ऐसे शब्द होते हैं जो साथ साथ बोले जाते हैं, साथ साथ। जैसे अब उसी तरह से ये हो गया आपका भाई बहन, सुख दुख, सीताराम, भूत प्रेत। तो इसमें क्या होता है कि और या तथा, ये जो योजक शब्द होते हैं इसका मेल होता है। इसका जो है कि इसमें लोप हो जाता है। जैसे अगर बोलेंगे हम हाथ पैर, इसका मतलब क्या हुआ, हाथ और पैर। इसमें और जो शब्द और है वो छुपा रहता है। माता और पिता, आज और कल, गौरी और शंकर, इस तरीके से जो शब्द हैं ये सब साथ साथ आने वाले हैं। तो ये द्वंद्व समास हुआ। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें क्या होता है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी कि इसमें ना बाद वाले ना पहले वाले पद की प्रधानता होती है। इसमें कोई अन्य, अब ये दोनों जो पद होते हैं वो किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं, या ये कहें कि अन्य पद को की ओर संकेत करते हैं और अपना एक अन्य अर्थ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि जैसे इसमें जैसे जिसका पेट लंबा हो, यानी कि जिसका उदर, यानी कि पेट, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लंबोदर कहते हैं। अब लंबोदर कहने का मतलब क्या है कि लंबोदर से ये एक इसमें होता है, जिसने लंबोदर किसको कहते हैं तो गणेश को लंबोदर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो लंबोदर हुआ तो ये किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है, यानी कि लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो उसको लंबोदर कहेंगे। उसी तरह से जिसके हाथों में क्या हो कि जिसके हाथों में चक्र हो उसको कहेंगे चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी कि चक्रपाणी का मतलब हुआ कि जिसके हाथों में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी। किसको कहते हैं, यानी कि विष्णु को चक्रपाणी कहते हैं, क्योंकि विष्णु के हाथों में चक्र होता है। लंबोदर क्या है, यानी कि गणेश। उसी तरह से अब अगर देखें तो जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ का मतलब क्या हो गया, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, यानी कि शिव। ठीक है। चंद्रशेखर कहेंगे, चंद्रशेखर यानी कि जिसके शिखर पर चांद हो, यानी कि ये भी शंकर है या शिव। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे पद हैं जो अपना खुद अर्थ नहीं दे। इसके अन्य उदाहरण है जैसे चंद्रशेखर, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, शिव को कहते हैं चंद्रशेखर, यानी कि जिसके शिखर पर चंद्र हो, यानी कि सर पे, तो शिव है। श्वेतांबरा,
अब ये आ लग जाने का मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि जिस श्वेतांबरा का मतलब हुआ कि श्वेत जिसका वस्त्र हो, यानी कि जिस स्त्री के वस्त्र श्वेत हो उसको कहेंगे श्वेतांबरा यानी कि सरस्वती। पीताम्बर जिसके वस्त्र पीला हो यानी कि कृष्ण हो गया। उसी तरह से दशानन यानी कि दशानन किसको कहेंगे, जिसके 10 आनन हो, 10 यानी कि जिसके 10 मुख हो, यानी कि रावण को कहते हैं। तो ये क्या है कि ये दशानन खुद जो है कि ये अगले अन्य पद की तरफ इशारा कर रहा है। गिरिधर यानी कि जो गिरि को धारण करने वाला हो, यानी जो पर्वत को धारण किया हो, गिरि माने पर्वत होता है, तो वो हो गया कृष्ण। घनश्याम, घन माने होता है बादल, घन का मतलब है बादल, और श्याम माने काला होता है, यानी कि बादलों के समान जो काला हो, यानी कि घनश्याम कहेंगे। और वो कौन है, तो श्री कृष्ण को कहते हैं घनश्याम। तो इस तरीके से और भी अन्य इसके उदाहरण हो सकते हैं बहुब्रीहि समास के। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास को देख लेंगे। इसमें कर्मधारय देखिए, इसके में 4 समास हो गए समास के जो भेद हैं। अब ये कर्मधारय जो है बताया गया था कि ये तत्पुरुष समास के ये 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, और कर्मधारय और ये होता है द्विगु। ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, और तत्पुरुष में ये पहला है, यानी कि 5वां समास कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य एक साथ होते हैं, यानी कि जो उपमा है या उपमेय दोनों शब्द एक ही साथ रहते हैं। मतलब ये हुआ कि विशेषण और विशेष्य का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही हो, दोनों एक ही साथ रहते हैं। जैसा अगर इसमें से किसी को भी आप ले, जैसे मान लेते हैं कि नीलकमल को ले लीजिए, तो नीलकमल यानी कि ये क्या है कि नील माने नीला होता है, तो नीला क्या है कि ये विशेषता बतलाने वाला ये विशेषण है। और कमल क्या है, तो कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, कमल कैसा है, तो नीला है, यानी कि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है और इससे विशेषता बतलाई जा रही है। तो नील ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। यानी कि यहाँ आपको लिख देते हैं जैसे नीलांबर, तो नीलांबर में क्या है कि नीला क्या है, ये विशेषण है, यानी कि नीला जो है जानते हैं ना, विशेषण क्या होता है, इसकी विशेषता को बतलाता है। और नीला यानी कि अंबर माने कपड़ा होता है, यानी कि ये हो गया विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है और जिससे विशेषता बतलाई जा रही है, दोनों जो है कि साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे जो पद होते हैं वो कर्मधारय समास में आते हैं। जैसे देखिए पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम क्या है, यहाँ पे उत्तम शब्द से ये उत्तम विशेषण हो जाएगा, इसमें जुड़ा हुआ है पुरुष और उत्तम जोड़ेंगे तब जाके पुरुषोत्तम होगा। तो पुरुषों में जो उत्तम हो, यानी कि उत्तम क्या हो गया, विशेषण हो जाएगा, और पुरुष क्या हो गया, यानी कि उत्तम क्या है, तो विशेषण है, जिससे पुरुष की विशेषता बतलाई जा रही है कि पुरुष कैसा है, तो उत्तम है, यानी कि पुरुषोत्तम है, ये हो गया। इसी तरह से देखिए कमल नयन, कमल नयन क्या, देखिए कमल और नयन, तो नयन क्या है, नयन माने आँख होता है। कमल क्या है कि चूँकि आँख और कमल एक फूल है, तो ये देखिए ये नयन की तो उपमा जो है, इसमें उपमा उपमेय विशेषण विशेष साथ में रहते हैं, बताया गया था। इसमें क्या है कि नयन की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई, यानी कि नयन कैसा है, तो कमल के जैसा है, यानी कि कमल नयन उसको कहेंगे। तो ये हो गया आपका, ये कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि नयन की उपमा दी गई है कमल से। तो ये दोनों एक दूसरे उपमा उपमेय हो गए। नरसिंह, नरसिंह का मतलब क्या हो गया, नर यानी कि आदमी होता है, मनुष्य, सिंह माने सिंह के समान, यानी कि सिंह से तुलना की जा रही है किसकी, नर की, यानी कि जो सिंह के समान हो, जो इंसान जो नर सिंह के समान, उसको नरसिंह कहेंगे। चंद्रमुख यानी कि मुख की विशेषता बतलाई जा रही है किससे, चांद से, यानी कि जिसका मुख चांद के समान, उसको चंद्रमुख कहेंगे या चंद्रमुखी कह सकते हैं, चंद्रमुख कहेंगे। देखिए नील गाय, यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है, गाय कैसी है, तो नीली है, यानी कि नीलगाय हो गया। उसी तरह से देखिए परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर में जो परम ईश्वर है, यानी कि परम जो है बड़ा है, परमेश्वर हो गया। तो ये सब जो है कि कर्मधारय होते हैं। इसी तरह से कृष्ण सर्प, सर्प माने सांप, कृष्ण माने काला होता है, काला सांप इसका मतलब हुआ, यानी कि काला सांप। अब देखिए यहाँ पे सर्प क्या है, तो सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि सर्प कैसा है, तो कृष्ण है, यानी काले रंग का है, कृष्ण सर्प कहेंगे। नीलांबर, ये बता दिया गया कि नीला विशेषण है और अंबर की विशेषता बता दी नीलांबर, यानी कि कपड़ा, अंबर कैसा है, तो नीला है। इसी तरह से ये सब जो है कर्मधारय हैं। अब एक आखिरी जो बच रहा है वो भी देख लेते हैं अभी, वो द्विगु समास है, कर्मधारय समास का जो दूसरा उदाहरण है। इसमें द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, उसको कहेंगे द्विगु समास। इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्व पद संख्यावाची,
पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची द्विगु। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे इसमें बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए जैसे त्रिलोकी कहते हैं, त्रिलोकी, त्रिभुवन, इस तरह से और भी इसके उदाहरण हैं। ये सभी जो है ये बात हो गया कर रहे हैं, द्विगु समास के उदाहरण है। जैसे कि क्या कर ही ले रहे हैं, मान लेते हैं कि अब क्या बात है, बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। त्रिलोकी है, त्रिभुवन, देखिए त्रिलोकी यानी कि इसको तीनों लोक का जो मालिक हो त्रिलोकी हो, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, इसको ऐसे संस्कृत में भी इसका लिखा जाता है। इसका जब हम समस्त पर इसका विग्रह करेंगे तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। इसी तरह से देखिए त्रिभुवन है, त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, यानी कि इसके से देखिए इसमें त्रि जो शब्द है वो क्या है, तीन से संबंधित है, यानी कि ये त्रि मतलब तीन है, तो ये संख्यावाची है पहला। चतुर्भुज यानी कि जो चार भुजा जिसकी हो चतुर्भुज हो जाएगा, द्विगु समास। पंचवटी यानी कि 5 बट हैं, 5 बटों का ये जो समूह हो पंचवटी कहेंगे। ये पंच का मतलब 5 है। चौराहा यानी कि जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहेंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें चौराहा यानी कि 4 से संबंधित है। इस तरीके से सब संख्यावाची है। नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का जो समूह होगा उसको कहेंगे नवरत्न। तो ये हो गया आपका, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। शताब्दी, शताब्दी सत माने 100 होता है, यानी कि जो 100 वर्षों का जो समय उसको शताब्दी कहेंगे। सप्तपदी यानी कि 7 पदों को सप्तपदी कहते हैं। अष्टाध्यायी यानी कि अष्ट माने 8 होता है, तो अष्टाध्यायी में जो है कि ये पहला पद इसका अष्ट है, यानी कि 8 से संबंधित है। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये सब द्विगु समास के हैं। आपको